बेंचेस के बनने और उनकी तश्कील से मुताल्लिक पहले ही सुप्रीम कोर्ट के तरीक़ाकार पर सवालात उठ रहे थे, तनकीद की जा रही थी, मगर अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में एक अजीब पेशरफ सामने आई है। आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को एक केस की समाअत करनी थी और यह तय था कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस हसन अजहर रिजवी इस केस की समाअत करेंगे। मगर जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कमरा अदालत में पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनके साथ बेंच में अब जस्टिस हसन अजहर नहीं बल्कि जस्टिस याया आफरीदी मौजूद होंगे। दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस याया आफरीदी जो पहले ही एक बेंच की सरबराही कर रहे थे, उन्हें आज अचानक जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बेंच में शामिल कर दिया गया और जस्टिस मज़ाहिर नकवी जो जस्टिस याया आफरीदी से जूनियर हैं, उन्हें एक बेंच की सरबराही दे दी गई है और जस्टिस हसन अजहर रिजवी जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ बेंच में थे, उन्हें जस्टिस मज़ाहिर नकवी के साथ बेंच में शामिल कर दिया गया है। बेंच की इस तरह अचानक तब्दीली से मुताल्लिक आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस याया आफरीदी दोनों मौजूद जजेस ने बरहमी का इजहार किया और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया और उनकी सरजमिश भी की गई। इस हवाले से समाअत करते हुए जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क दिए कि हम चाहते हैं कि शफाफियत होनी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार केस एक से दूसरे बेंच में लगा देगा तो शफाफियत कैसे होगी? लगता है कि एक रजिस्ट्रार तो मेरे जैसे जज से भी ज्यादा ताकतवर है। मैं 2010 के केस नहीं सुन सकता क्योंकि केसेस रजिस्ट्रार समाअत के लिए मुकर्रर करता है। क्या मैं फोन करके रजिस्ट्रार को यह कह सकता हूं कि फला केस फला बेंच में लगा दें? जिस पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि चीफ जस्टिस की मंजूरी से ही मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर किए जाते हैं। इस दौरान जस्टिस याया आफरीदी ने रिमार्क दिए कि सवाल यह है कि बेंच में जस्टिस हसन रिजवी साहब थे तो बेंच क्यों तब्दील हुआ? केसेस फिक्स करने का क्या तरीकाकार है? जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क दिए कि मुकदमात मुकर्रर करने की क्या पॉलिसी है? अदालत ने 2 अप्रैल 2022 को रजिस्ट्रार को हुक्म दिया था कि मुकदमात मुकर्रर करने का तरीकाकार तय हो। रजिस्ट्रार ऑफिस में मुकदमात फिक्स करने से मुताल्लिक शफाफियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। जैसे याया आफरीदी और मेरा बेंच तब्दील क्यों किया? बगैर बताए बेंच तब्दील करने से अवाम के जहन में शुबहात पैदा होते हैं। जिस पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि चीफ जस्टिस के स्टाफ ऑफिसर ने ज़बानी हिदायत पर बेंच तब्दीली का प्रपोजल बनाया। चीफ जस्टिस के स्टाफ अफसर ने कहा कि चीफ जस्टिस की हिदायत है कि जजेस रोस्टर तब्दील किया जाए, जिसके बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क दिए कि साइलीन और वकला से मुआज़रत करता हूं कि आज समाअत नहीं कर सकता। अचानक बेंच की तब्दीली की वजह नहीं बताई गई। अचानक बेंच की तब्दीली और मुकदमा मुकर्रर होने से शुबहात जन्म लेते हैं। बेंच तब्दील करने की कानूनी वजूहात होनी चाहिए। कल को लोग कहेंगे कि मर्जी का बेंच बनाकर मर्जी का फैसला हुआ। अदलिया का वकार शफाफियत ना होने से कम होगा। शफाफियत का तकाजा है कि जो मुकदमा पहले दाखिल हुआ उसकी समाअत भी पहले हो। जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा ने मज़ीद रिमार्क दिए कि आज की लिस्ट के मुताबिक 2021 और 2022 के मुकदमात लगाए गए। इस हकीकत के बावजूद कि इसी नोयत के मुकदमात पहले से ज़ेर इल्तवा हैं। जस्टिस हसन रिजवी को बेंच से हटाकर जस्टिस मज़ाहिर नकवी के बेंच में भिजवा दिया गया। क्या आज रोस्टर बन गया है कि मैं कल किस बेंच में बैठूंगा? मुझे इल्म नहीं है। हफ्तावार जजेस का रोस्टर कैसे तब्दील किया गया? जैसे याया आफरीदी ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से सवाल किया कि क्या ये रोस्टर आपने नहीं चीफ जस्टिस साहब ने बनाया है? तो रजिस्ट्रार ने जवाब दिया कि हम इब्तिदाई रोस्टर बनाकर चीफ जस्टिस को भिजवाते हैं। जिस पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क दिए कि सोच समझ कर बात करें। अवाम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर इंसाफ के लिए दस्तक देती है। मेरे कहने पर मेरे भाई का केस लगा दिया तो इंसाफ का आधा कत्ल तो आपने कर दिया। जिस पर रजिस्ट्रार ने जवाब दिया कि चीफ जस्टिस के स्टाफ अफसर ने ज़बानी कहा कि हिदायत है कि रोस्टर तब्दील कर दिया जाए। मुजव्विज़ा रोस्टर तब्दील करके चीफ जस्टिस से मंजूरी ली गई। जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क दिए कि मंजूरी और फाइल दिखाएं जिस पर नोट बनाकर भिजवाया गया था। जिस पर रजिस्ट्रार ने जवाब दिया कि सर फाइल नहीं है, वो इसी तरह एक एक कागज़ बनाकर भिजवाते हैं। जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा ने सवाल किया कि क्या बेंच की तश्कील और मुकदमात की फिक्सेशन चीफ जस्टिस की मुकम्मल सवाबदीद है? इंसाफ ना सिर्फ हो बल्कि होता नजर भी आना चाहिए। वजूहात बताए बगैर बेंच की तब्दीली अवाम में शुबहात को जन्म देती है। ऐसे अदलिया का वकार कम होता है और फिर अदलिया गैर ज़रूरी तनकीद का निशाना बनती है। बेंच को बगैर ठोस वजूहात के क्यों तब्दील किया गया? जिस पर रजिस्ट्रार ने जवाब देने की कोशिश करते हुए कहा कि दरअसल हमने, मगर जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा ने रजिस्ट्रार को वहीं टोक दिया और रिमार्क दिए कि हम ना कहें, हम का लफ्ज़ तो बादशाह इस्तेमाल करते हैं। जिसके बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने हुक्म दिया कि बेंच तब्दीली का हुक्म वेबसाइट पर जारी किया जाए। मगर अब तक ऐसा कोई हुक्म सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी नहीं हुआ है। लेकिन कल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो नया रोस्टर जारी किया है, जैसे याया आफरीदी 2 मुख्तलिफ 3 रुकनी बेंचेस की सरबराही करेंगे। अहम बात यह है कि इस वक्त मुल्क में सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर हैं क्योंकि मुख्तलिफ सियासी मामलात इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हैं और सुप्रीम कोर्ट ही वो फाइनल अथॉरिटी है जो किसी भी किस्म के आईनी और कानूनी बहरान पर अपनी राय देती है और उसकी राय की पाबंदी सब पर लाजिम होती है। मगर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ही तकसीम नजर आ रही है। पहले भी जजेस में अहम मामलात पर सिर्फ इख्तलाफ राय नहीं बल्कि इख्तलाफात की खबरें सामने आ चुकी हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के सरबराह हसन रज़ा पाशा साहब हमारे साथ। मुझे पाशा साहब बहुत शुक्रिया। जाहिर है बार्स भी सवालात उठाती रही, तनकीद होती रही है, मगर अब अदलिया के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। आज जो मामला हुआ
اس حوالے سے کیا کہیے گا؟ دیکھیں، کل جب 4 ججز کی کرسیاں اچانک کورٹ روم سے ہٹائی گئیں تو وہیں میں گوئیاں ہونی شروع ہو گئیں کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ بعد میں جب معزز بینچ 5 رکنی بینچ جو ہے وہ براجمان ہوا اپنی کرسیوں پہ آ کے، تو آنریبل چیف جسٹس صاحب نے سٹارٹ میں یہ فرمایا کہ 4 ججز نے از خود رضاکارانہ طور پہ گریس شو کرتے ہوئے بینچ سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ان میں سے دو ججز تھے، وہ تھے جنہوں نے نوٹ پٹ اپ کیا تھا سو موٹو ایکشن لینے کا، اور دوسرے جو 2 تھے انہوں نے بھی چونکہ اپنی رائے کا اظہار کر دیا تھا، بلکہ یحییٰ آفریدی صاحب تو ایک سٹیپ آگے چلے گئے تھے، انہوں نے تینوں پٹیشنز ڈسمسل کا آرڈر کر دیا تھا۔ تو چونکہ دونوں ججز صاحبان کا یہ تھا کہ انہوں نے بھی گریس شو کیا اور وہ از خود علیحدہ ہوئے ہیں، لیکن جب اور میٹر ریفر کر دیا گیا تھا چیف جسٹس صاحب کے پاس، جنہوں نے پھر انہی 5 ممبر بینچ پہ انحصار کیا جو باقی رہ گئے تھے۔ تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید رضاکارانہ طور پہ، لیکن آج کی جو صورتحال ہے اس سے نظر آ رہا ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب کو اور عطر من اللہ صاحب کو وہ کانسٹیٹیوشن آف نیو بینچ اس وقت انہوں نے خود نہیں رکھا، شاید وہ رضاکارانہ طور پہ انہوں نے معذرت نہ کی ہو۔ صاحب یعنی جو آج ہوا اور پھر جو کل ہوا، آپ یہ کہہ رہے ہیں مبینہ طور پر وہ یحییٰ آفریدی صاحب نے جو اپنے نوٹ پہ اختلاف کیا یہ اس کی وجہ سے ہوا؟ اگر آپ نے وہ نوٹ پڑھا ہو، اختلافی نوٹ جو ان کا تھا، تو اس میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا یحییٰ آفریدی صاحب نے کہ اگر مجھے رکھنا چاہیں تو ٹھیک ہے، نہیں رکھنا چاہیں تو بھی، تو اٹ مینز کہ وہ اس وقت انہوں نے ولنگنیس نہیں شو کی تھی کہ وہ بینچ کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ مجھے یہ بھی بتائے گا جب مبینہ آڈیوز آئیں تو ظاہر بار کاؤنسلز کی طرف سے مطالبہ کیا گیا، آپ لوگوں کی طرف سے ریفرنس جسٹس نقوی کے خلاف فائل کرنے کی بات کی گئی، تحریک انصاف نے بھی مطالبہ کیا کہ کم از کم سپریم کورٹ کا اس حوالے سے ریسپانس آنا چاہیے۔ پھر ہمیں نظر آیا جیسے جمال مندوخیل نے مبینہ آڈیوز کا ذکر کیا، جیسے منصور علی شاہ نے ذکر کیا کہ ادارے کی طرف سے یعنی سپریم کورٹ کی طرف سے اس حوالے سے کوئی ریاکشن نہیں آیا ہے۔ مگر جب چیف جسٹس صاحب 9 رکنی بینچ بنائیں، اس میں جسٹس نقوی صاحب شامل ہوں، پھر آج اچانک ایک بینچ تبدیل ہو، یحییٰ آفریدی صاحب چلے جائیں فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ اور جسٹس نقوی صاحب کی سربراہی میں ایک بینچ بنایا جائے، تو یہ ایک ریسپانس اور ریاکشن ہی تو ہے نا چیف جسٹس کا کہ انہیں اعتماد ہے جسٹس نقوی صاحب پر، اور آپ اس اعتماد کو قبول کرتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں نے اعلان کیے تھے۔ دیکھیں، یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے نقوی صاحب کے کہ وہ اب بینچ کا حصہ رہنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ حالات اتنے دگرگوں ہو گئے ہیں کہ اوپنلی ہر طرف سے باتیں آ رہی ہیں، ایک ریفرنس آلریڈی دائر ہو چکا ہے، ہمارے 5 ریفرنس جو ہیں 6 وہ ان پروسیس ہیں، ہوپ فلی وہ فرائیڈے سیٹرڈے تک فائل ہو جائیں گے۔ تقریباً ہم نے ساری جو ہے تیاری مکمل کر لی ہے، 2-4 ڈاکومنٹس ہم نے انیکس کرنے ہیں، باقی کوئی ایسی چیز نہیں رہی۔ تو اس کے بعد افتخار محمد چودھری صاحب کا ریفرنس آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں بار ایسوسیشن کا موقف ایک الگ تھا، اور وہ یہ تھا کہ جی کہ وہ ریفرنس بے شک رہے لیکن وہ بینچ کا حصہ رہ سکتے ہیں، لیکن بینچ کا حصہ وہ اس وقت تک نہیں بنے جب تک فل کورٹ کا فیصلہ نہیں آیا ان کی فیور میں۔ تو اسی طرح دوسری طرف دیکھیں شوکت عزیز صدیقی صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے، ان کے خلاف بھی جب ریفرنس آیا تو اس کے بعد انہوں نے بیٹھنا چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑے گی، جو روایات ہیں وہ بھی بہرحال مقدم ہوتی ہیں، ان کو حرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔